सीरिया के बिल्कुल साथ इस छोटे से कंट्री में इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड किया गया है। लेबनान, जिसे मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता था, आज मुकम्मल बर्बाद हो चुका है। आज लेबनान की 80% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे है। हर 10 में से 8 लेबनानी बेरोजगार हैं। इन्फ्लेशन रेट 171% तक पहुंच चुका है। सिर्फ एक साल पहले जहां $1 के 1500 लेबनानी पाउंड मिलते थे, आज $1 में 15,000 लेबनानी पाउंड मिल रहे हैं। पिछले 150 सालों में किसी कंट्री में ऐसा क्राइसिस नहीं आया जैसे लेबनान में आया है। लोगों के पास खाना खाने के पैसे भी नहीं हैं। हजारों लोग सड़कों पर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, हर इंस्टीट्यूशन तबाह हो चुका है। गवर्नमेंट के पास सरकारी टीचर्स और डॉक्टर्स को देने के लिए सैलरी तक नहीं है। सबसे शॉकिंग चीज ये है कि सिर्फ कुछ साल पहले यही लेबनान मिडिल ईस्ट का एक हॉट फेवरेट कंट्री था। लेबनान का जीडीपी पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा था। लेबनान अपने टूरिज्म और बैंकिंग सेक्टर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि लिटरली चंद महीनों में सब कुछ बर्बाद हो गया। और सबसे दुख की बात यह है कि लेबनान को इस हाल में पहुंचाने वाले आज भी फुल प्रोटेक्शन में एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। लेबनान की कहानी है धोखे की, करप्शन की, अपने वतन से गद्दारी की, और इस कहानी में हम सब के लिए बहुत से लेसन्स हैं। सच ये है कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे चंद लोगों ने जानबूझकर लेबनान को बर्बाद किया और कैसे यही स्टोरी अब हमारी कंट्री में भी दोहराई जा रही है। ये कहानी शुरू होती है 1975 में, जब लेबनान में एक बहुत जबरदस्त सिविल वॉर शुरू हो गई। ये सिविल वॉर मुख्तलिफ रिलीजियस और पॉलिटिकल ग्रुप्स के दरमियान थी और हर ग्रुप को फॉरेन कंट्रीज सपोर्ट कर रही थी। किसी ग्रुप को ईरान, किसी ग्रुप को सीरिया और किसी ग्रुप को इसराइल सपोर्ट कर रहा था। 15 साल जारी रहने वाली इस वॉर में 1.5 लाख लोग मारे गए और 10 लाख से ज्यादा लोगों को लेबनान छोड़कर जाना पड़ा। आखिरकार 1999 में सब ग्रुप्स मिलकर बैठे और एक एग्रीमेंट किया जिसका नाम था ताइफ एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के मुताबिक लेबनान में अमन लाने के लिए हर ग्रुप के लोगों को लेबनान की गवर्नमेंट में हिस्सा दिया गया। किसी को हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई, किसी ग्रुप को एनर्जी सेक्टर, किसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री और किसी को लॉ एंड ऑर्डर की मिनिस्ट्री दी गई। तो बेसिकली वही लोग जो पिछले 15 साल से लेबनान में खून बहा रहे थे, उन्हीं के हाथ में सारी पावर और कंट्रोल दे दिया गया। लेकिन क्योंकि एक लंबी सिविल वॉर के बाद पहली बार एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी थी, तो सबको इस गवर्नमेंट से बहुत उम्मीदें थी। इतनी लंबी सिविल वॉर के बाद लेबनान इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल तबाह हो चुका था और उसे रीबिल्ड करने के लिए बहुत पैसा चाहिए था। इसी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए ये सारे ग्रुप्स एक बार फिर सर जोड़कर बैठे और उन्होंने एक प्लान बनाया और इस प्लान का मास्टरमाइंड था रियाद सलामी, इस कहानी का मेन कैरेक्टर। यही वो आदमी है जो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाला था। रियाद एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था जो अमेरिका की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म मैरिल लिंच में एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा था। 1993 में लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने रियाद को लेबनान के सेंट्रल बैंक का गवर्नर अपॉइंट कर दिया था और यहीं से शुरू हुई लेबनान की खुशहाली और फिर बर्बादी की कहानी। रियाद को लाने का सिर्फ एक मकसद था कि वो लेबनानी गवर्नमेंट के लिए ढेर सारा पैसा अरेंज करे और उसका एक ही तरीका था और वो था फॉरेन लोन्स। अब रियाद क्योंकि बैंकर था तो उसे IMF, वर्ल्ड बैंक और इस जैसे दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन्स लेने का बहुत एक्सपीरियंस था। वो जानता था कि इन इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के लिए आपको अपने कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन को बड़ा स्टेबल दिखाना होता है और ये इमेज क्रिएट करने के दो सबसे बेस्ट तरीके हैं। एक है आर्टिफिशियल करेंसी वैल्यूएशन और दूसरा है हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रियाद ने सबसे पहले लेबनानी पाउंड का रेट $1 के बदले 1500 लेबनानी पाउंड पर फिक्स कर दिया। मतलब जो मर्जी हो जाए, लेबनीज गवर्नमेंट $1 के बदले आपको 1500 लेबनानी पाउंड ही देगी। एक स्टेबल करेंसी बड़ी अट्रैक्टिव चीज होती है बिकॉज उसका मतलब होता है कि ये कंट्री बड़ा स्टेबल है, कुछ भी हो जाए यहाँ पड़े हुए पैसे की वैल्यू डाउन नहीं होगी। इसी चीज ने IMF और दूसरे इंस्टीट्यूशंस को कन्विंस किया और उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन और एड लेबनान को देने शुरू कर दी। यहीं पर रियाद ने एक और मास्टर स्ट्रोक ये खेला कि डिपॉजिटर्स को 8% इंटरेस्ट रेट देना शुरू कर दिया। मतलब आप लेबनान के किसी भी बैंक में अकाउंट
अकाउंट खुलवाएं और वहां पैसा रखें तो आपको उस पर गारंटीड 8% रिटर्न मिलेगा, स्टेबल करेंसी और गारंटीड इंटरेस्ट रेट। अब पूरी दुनिया से लेबनान में पैसा आने लगा। सब लोगों ने अपने पैसे लेबनानी बैंक्स में रखवाने शुरू कर दिए। दूसरे कंट्रीज में बैठे हुए लेबनानियों ने भी अपने कंट्री में अकाउंट खुलवाकर डॉलर्स और यूरोस लेबनान भेजना शुरू कर दिए। लेबनान में पैसा पानी की तरह आ रहा था। टूरिज्म बढ़ाने के लिए सरकार ने ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पर खर्च करना शुरू कर दिया। लेबनान का कैपिटल बेरूत अपनी नाइट लाइफ के लिए पूरे मिडिल ईस्ट में मशहूर हो गया। पूरी दुनिया से हर साल लाखों टूरिस्ट लेबनान आने लगे। चंद हजार कमाने वाले बैंकर्स अब करोड़ों में खेल रहे थे। लेबनान के लिए सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, लेकिन फिर 2011 में अरब स्प्रिंग शुरू हो गई, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला कर रख दिया। अब लेबनान को मिलने वाली एड इस स्प्रिंग से मुतासिर होने वाले कंट्रीज को जाने लगी। लेबनान को मिलने वाली एड का शेयर अब सीरिया, अल्जीरिया, यमन और लीबिया को जाने लगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसी अरब स्प्रिंग के साथ सीरिया में एक जबरदस्त सिविल वॉर भी शुरू हो गई और 15 लाख सीरियंस रेफ्यूजीज बनकर लेबनान में आ गए। लेबनान की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा बोझ आ गया था। रियाद सलामेह की बनाई हुई फाइनेंशियल स्कीम अंडर थ्रेट थी, क्योंकि अब फॉरेन इन्वेस्टर्स लेबनान में पैसा भेजते हुए डर रहे थे और इसका तोड़ करने के लिए रियाद ने जो किया वो पूरी बैंकिंग हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। रियाद ने एक पॉलिसी अनाउंस की कि गवर्नमेंट ट्रेजरीज खरीदने वाले लोकल बैंक्स को 40% और उन बैंक्स में पैसा रखने वाले लोगों को 15% रिटर्न मिलेगा। गवर्नमेंट ट्रेजरीज को ऐसे समझें जैसे आपने गवर्नमेंट को लोन दिया है और उस लोन पर गवर्नमेंट आपको साल का 15% रिटर्न देगी। दिस वॉज अनबिलीवेबल। इतना इंटरेस्ट रेट पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी अमेरिका में भी गवर्नमेंट ट्रेजरीज खरीदने पर सेंट्रल बैंक आपको सिर्फ 5% रिटर्न देता है। इतना प्रॉफिट दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं होता। इसका नतीजा ये हुआ कि लेबनान में लोगों ने इवन अपने घर बेचकर पैसे बैंक्स में रखना शुरू कर दिए। लोग अपने पैसे लोकल बैंक्स में रखवा रहे थे और वो लोकल बैंक्स उन्हीं पैसों से लेबनान के सेंट्रल बैंक से ट्रेजरीज खरीद रहे थे और बदले में उन्हें 40% रिटर्न मिल रहा था, जिसमें से 15% वो डिपॉजिटर्स को दे रहे थे। एक बार फिर पूरी दुनिया और खास तौर पर गल्फ कंट्रीज से पैसा लेबनान आने लगा। सबको ऐसा लग रहा था कि लेबनान ने पैसा बनाने का कोई सीक्रेट कोड डिस्कवर कर लिया है। डिपॉजिटर्स को लग रहा था कि बैंक में पड़ा हुआ उनका पैसा डबल हो रहा है, लेकिन असल हकीकत कुछ और थी। सबको ये तो पता था कि ये पैसा डिपॉजिटर्स से लोकल बैंक्स और लोकल बैंक्स से सेंट्रल बैंक जा रहा है, मगर किसी को ये नहीं पता था कि सेंट्रल बैंक से आगे ये पैसे सिर्फ चंद लोगों के पास जा रहे हैं। ये वही चंद लोग थे जो लेबनान की गवर्नमेंट में थे और इन लोगों में सबसे ज्यादा पैसा जा रहा था सेंट्रल बैंक के गवर्नर, इस स्कीम के मालिक रियाद की जेब में। ये स्कीम कुछ साल तो बहुत जबरदस्त चलती रही, मगर हर स्कैम की तरह इस फ्रॉड को भी एक ना एक दिन तो एक्सपोज होना था और इस स्कैम के एक्सपोज होने का टाइम आया 2019 में, जब पहली बार लोगों को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। अभी तक तो ज्यादातर लोग अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकलवा रहे थे, बिकॉज हर किसी को 15% रिटर्न चाहिए था। तो अकाउंट स्टेटमेंट में तो बड़े बड़े अकाउंट बैलेंस आते थे, मगर जब भी कोई अपने बैंक से पैसे निकलवाने जाता तो बैंक वाले उसे इधर उधर घुमा देते। कभी उनको लालच दिया जाता कि अभी पैसा ना निकलवाएं, इंटरेस्ट रेट और बढ़ने वाला है। कभी उनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते और फिर कहा जाता कि आप नेक्स्ट वीक अपना पैसा निकलवा लें। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को कुछ फिशी लगने लगा। लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू किए और एकदम मार्केट में पैनिक फैल गई। लोग अपना पैसा निकलवाने के लिए बैंक्स की तरफ दौड़ पड़े। बैंक्स के बाहर लंबी लंबी लाइंस लग गईं, मगर कोई भी अपना कैश अपने ही बैंक अकाउंट से नहीं निकलवा पा रहा था। बैंक्स किसी को भी उसके बैंक बैलेंस का 30% से ज्यादा विड्रॉ नहीं करने दे रहे थे। लोगों में फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बढ़ने लगा। अब लोगों को अंदाजा होना शुरू हो चुका था कि उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। गवर्नमेंट के भी अब हाथ पैर फूल चुके थे। इसी परेशानी में गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2019 में लेबनान में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप पर टैक्स लगा दिया और इसके बाद तो जैसे लोगों की पेशेंस की आखिरी लाइन क्रॉस हो गई। हर तरफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लोगों के पास बैंक अकाउंट्स में करोड़ों पड़े थे, मगर उनकी जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं थी।
लोग बैंक्स के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गए, मगर वहाँ तो पैसा था ही नहीं। वो तो बहुत पहले ही ये सारा फ्रॉड करने वाले लेबनान से बाहर ले जा चुके थे। सिर्फ एक महीने में लेबनान की इकोनॉमी टोटल कोलैप्स कर गई। लेबनीज करेंसी 6000% गिर गई। जहाँ $1 के 1500 लेबनीज पाउंड मिलते थे, अब वहाँ $1 के 1 लाख लेबनीज पाउंड मिल रहे थे। सब फॉरेन इन्वेस्टर्स चंद हफ्तों में लेबनान से भाग गए और हाल ये हो गया कि लेबनान की सरकार के पास किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को सैलरी देने के लिए भी कोई पैसा नहीं था। करेंसी डिवैल्यू होने की वजह से सब चीजों की प्राइसेस 1000% तक बढ़ गए। लोग अपनी पर्सनल चीजें लेकर सड़कों पर फिर रहे थे कि कोई उन्हें खरीदे तो वो उस पैसे से खाना लें, अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरें, बिजली के बिल्स दें, मगर किसी के पास पैसा था ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। आप इससे अंदाजा लगाएं कि क्राइसिस आने से पहले जो बंदा 900 पाउंड्स कमा रहा था, अब उसी 900 की वैल्यू सिर्फ 50 लेबनानी पाउंड्स के बराबर थी। वही लेबनान जो मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड था, आज मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी फाइनेंशियल ट्रेजेडी बन चुका है। आज हालात ये हैं कि लेबनान में 30% लोग 2 वक्त का खाना नहीं अफोर्ड कर सकते। टीचर्स, पुलिस वाले, पोस्टमैन, गर्ज ये कि हर सरकारी डिपार्टमेंट के लोग स्ट्राइक पर हैं और इस बेरोजगारी और गरीबी की वजह से लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ी है, जिसके नतीजे में क्राइम रेट डबल हो गया है। लोग इसी डेस्परेशन में अब अपनी जान खतरे में डालकर इल्लीगल तरीके से तुर्की और साइप्रस के थ्रू यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सारी ट्रेजेडी के जिम्मेदार कहाँ हैं? वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ आज भी ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सारा फ्रॉड करने वालों में से कोई एक भी नहीं पकड़ा गया और इस सारी स्कीम का मास्टरमाइंड रियाद सलामे आज भी फुल प्रोटोकॉल और गार्ड्स के साथ लेबनान में ही रह रहा है। 2021 में लीक होने वाले डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक रियाद ने इस सारे स्कैम से $300 मिलियन कमाए हैं, जिनमें से ज्यादातर पैसा ऑफशोर बैंक अकाउंट्स में रखा गया है। अमीर कभी नहीं पकड़ा जाता। कानून की इस चक्की में गरीब और कमजोर को ही पिसना पड़ता है। लेबनान के साथ उसके अपनों ने, उसके पॉलिटिशियंस, उसके ब्यूरोक्रेट्स, उसके रिलीजियस लीडर्स, इन सब ने जो किया है वो अनबिलीवेबल है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे कंट्री में भी ऐसी ही कोई कहानी ना दोहराई जा रही हो, जब कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे, जब सड़क पर फल बेचने वाले रेडी वाले से लेकर अरबों की बिल्डिंग में बैठे हुए बिजनेसमैन तक हर कोई करप्शन के कीचड़ में गिरा हुआ हो, तो बेहतरी की उम्मीद लगाना बेवकूफी होती है। हमारे बड़ों और हमारे सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, और वो है यंग जनरेशन को करप्शन के खिलाफ एजुकेट करना। उनके माइंड में ये बात ड्रिल करनी है कि करप्शन एक डेथ वारंट है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या मॉरल। कोई भी करप्ट इंसान या कंट्री ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आपके लिए तो शायद ये छोटी सी चीज हो, मगर हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।